आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल बजटिंग की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ब्रॉडली तीन फंक्शंस होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग और डिविडेंड डिसीजन। जब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो एक फाइनेंशियल मैनेजर या एक एंटरप्रेन्योर को ये वहां पे डिसाइड करना होता है कि किस रेशियो में किस सोर्स से पैसा रेज किया जाए। अब क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? देखो, हर फर्म चाहती है कि उसका जो बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क कम से कम हो और साथ में फर्म की जो वैल्यू है वो ऑगमेंट हो, इंक्रीज हो, और साथ में जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम से कम रहे, राइट? सो जब हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे मेन गोल होता है कि हम पैसा जो हमने रेज किया है किस किस सोर्स में उसे अब इन्वेस्ट कर दें, राइट? So for increasing the value of the firm and reducing the weighted average cost of capital, a firm needs to have an appropriate capital structure. Very right. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक appropriate कैपिटल स्ट्रक्चर की ये जरूरत है कि हमें फर्म की वैल्यू जो है ऑगमेंट करनी होती है। देखो, हर फर्म के सिक्योरिटीज या डेट इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में लिस्टेड होते हैं, राइट? सो वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलती है? जब हम इन इंस्ट्रूमेंट्स की जो जो आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेट्स से नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है, उनका जो नंबर है उसको राइट डिवाइड इनटू करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं जितने उसका प्राइस चल रहा है आज की डेट में, तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म सारे इंस्ट्रूमेंट्स की निकल जाती है ऐड करके। वैसे ही हमारा एम होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम से कम करना, मतलब कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने पैसा रेज किया उसे कम से कम करना, ओके, उस कॉस्ट को, इंटरेस्ट रेट को, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, फायदा हो, राइट? सो नाउ एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपली मींस दैट अ फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क इज टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल चूजिंग द रेशियो। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारा जो फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क है, ठीक है, वो कम से कम रहे। इसके साथ साथ जो हमने पैसा रेज किया है, राइट, द फर्म नीड्स टू सी वेदर द मनी रेज थ्रू डेट और इक्विटी when invested somewhere is giving more return than the cost of capital and debt or not। ठीक है, तो जो हमने लेट से डेट और इक्विटी से पैसा रेज किया है, जब हम उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, राइट, तो हमें ये देखना होता है कि वहां इन्वेस्ट करके जो मेरे को रेट रिटर्न आ रहा है, क्या वो उससे ज्यादा है, किससे ज्यादा, जितने में मैंने उन डेट और इक्विटी को रेज किया मार्केट से, तो वो ज्यादा होगा, तो मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ सिंपली। नाउ कैपिटल बजटिंग की, जैसे कि मैंने आपको बताया, मतलब ये है कि इट इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द एलोकेशन ऑफ द मनी रेज थ्रू डेट एंड इक्विटी। जो भी डेट और इक्विटी से पैसा रेज किया है उसको कैसे एलोकेट करें, मतलब किन प्रोजेक्ट्स में उसे इन्वेस्ट करें। क्या हम उसे प्लांट में इन्वेस्ट करें, क्या मशीनरी लें, क्या कोई जमीन खरीदें, क्या कोई बिल्डिंग या कोई भी ऐसी एसेट में उसको इन्वेस्ट करें, तो उसको वो डिसाइड करना एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। सो नाउ व्हाइल डिसाइडिंग द प्रोजेक्ट इन विच द मनी हैज टू बी इन्वेस्टेड, वन हैज टू कंसिडर द पे बैक पीरियड, मतलब कितने टाइम में मेरा वो पैसा वापस आएगा। जैसे मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो मुझे ये देखना होगा कि कितने टाइम में मेरा पैसा वापस आ जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, मतलब क्या मुझको रिटर्न का परसेंटेज रहेगा, नेट वैल्यू क्या रहेगी उस प्रोजेक्ट की, नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जितना भी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, लेट्स से 1 लाख, और मुझे पैसा जो है हर साल 5-5 हज़ार रुपये कैश इनफ्लो आ रहा है, तो अब मुझे उस कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालने की, आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है, और उस चीज को सब्ट्रैक्ट कर देना है मैंने जितना पैसा पे किया। तो अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और यहाँ पे मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर। Now, for example, if Ram has to decide a project to invest in among two choices, he will see among both the projects in which he is getting the money back earlier। अगर राम को ये डिसाइड करना है कि दो में से कोई एक प्रोजेक्ट चूज करना है, तो वो ये देखेगा कि किस प्रोजेक्ट में उसको पैसा वापस जल्दी मिल रहा है, राइट? वो पे बैक पीरियड मेथड से वो चेक करेगा। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या रहेगा उस प्रोजेक्ट का, और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी। तो ये इन मेथड्स से हम पता कर सकते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में
इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, राइट, और कंपेयर भी कर सकते हैं अगर हमारे पास दो से ज्यादा या दो प्रोजेक्ट्स हैं। नाउ कैपिटल बजटिंग की अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया कि कुछ टेक्निक्स होती है जैसे पे बैक पीरियड या फिर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट। सो दो पार्ट्स में ब्रॉडली ये डिवाइड हुई है, नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक में और डिस्काउंटेड टेक्निक में। तो नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक में हम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज नहीं करते। लेट्स से मैंने 1 लाख रुपए किसी प्लांट में इन्वेस्ट किया, राइट, और हर साल मुझे कैश फ्लो आ रहा है, यानी कि मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि हर साल मुझे इतना प्रॉफिट होने वाला है, 5-5 हज़ार रुपए प्रॉफिट होने वाला है हर साल, राइट। तो अगर मैं इस चीज को, इस 5 हज़ार को जो हर साल मुझे मिलने वाला है एज अ कैश इनफ्लो, उसे डिस्काउंट नहीं करती हूँ, मतलब कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालती हूँ कि आज की डेट में उस 5 हज़ार की वैल्यू क्या है, और वो नहीं निकालती हूँ, और मैं डिसाइड करना चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, तो अब वो नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स की हेल्प से हम करते हैं। डिस्काउंटेड टेक्निक की बात करें तो हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज की, ताकि हम डिसाइड कर सकें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, राइट। नाउ नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक में सबसे पहली है पे बैक पीरियड मेथड। तो देखो, किसी भी प्रोजेक्ट में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितने टाइम में मेरा वो पैसा वापस आ जाएगा। जिस केस में इवन कैश फ्लोज है, इवन कैश फ्लोज मतलब कि हर साल एक ही कैश फ्लो आ रहा है, फर्स्ट ईयर में 5 हज़ार आया, सेकंड ईयर में भी 5 हज़ार, थर्ड ईयर में भी 5 हज़ार, तो इसे इवन कैश फ्लो बोलते हैं। तो पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे इसमें, जो इनिशियली मैंने इन्वेस्ट किया अमाउंट, राइट, जैसे मान लो 10 हज़ार और एनुअल कैश इनफ्लो आ रहा है मेरा 5 हज़ार, राइट, तो इस हिसाब से 10,000 अपॉन 5 हज़ार, तो 2 साल में मेरा जो पैसा है मुझे वापस मिल जाएगा। सो दिस इज पे बैक पीरियड मेथड इन केस ऑफ इवन कैश फ्लोज। जहां पे अनइवन कैश फ्लोज है, मतलब कि फर्स्ट ईयर में लेट से 5 हज़ार आया, सेकेंड ईयर में 3 हज़ार, ऐसे करके थर्ड ईयर में कुछ और, तो ये अनइवन कैश फ्लो है। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम, इसमें हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है ईयर प्रीसीडिंग द क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इन विच द कैश फ्लो हैज बीन रिकवर्ड, राइट। ये हम डिस्कस करेंगे अभी एग्जाम्पल के थ्रू, प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस लास्ट ईयर्स क्यूमुलेटिव कैश फ्लो अपॉन करंट ईयर्स एनुअल कैश फ्लो। सो देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन में दिया है कैश आउटफ्लो था 10 हज़ार और कैश इनफ्लो था 2500 फॉर 6 ईयर्स, ओके। अगर हम इवन कैश फ्लो निकालते हैं तो ये बहुत सिंपल है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 हज़ार थी, एनुअल कैश फ्लो हमारा 2500 था, तो 10 हज़ार अपॉन 2500 4 साल, ये तो इवन है क्योंकि कैश फ्लो एक ही आ रहा है 2500 हर साल। लेकिन जब अनइवन कैश फ्लो है, किसी साल 2 हज़ार है, किसी साल 3 हज़ार है, किसी साल 4 हज़ार है, एंड सो ऑन, तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ईयर्स नोट डाउन करने हैं एक टेबल के फॉर्म में। ईयर्स नोट डाउन, कैश इनफ्लो कितना आ रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर में 2 हज़ार, सेकंड में 3 हज़ार, एंड सो ऑन। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो काउंट करना है, मतलब हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जैसे फर्स्ट में तो 2 हज़ार का 2 हज़ार रहेगा, राइट। दूसरे में क्या होगा, 2 हज़ार प्लस 3 हज़ार, तो कितना हुआ 5 हज़ार, फिर 2 हज़ार प्लस 3 हज़ार प्लस 4 हज़ार 9 हज़ार, फिर 2 हज़ार 3, 4 हज़ार और 2, 11 हज़ार, और फिर 3 हज़ार उसमें ऐड करो 11 हज़ार में, तो 14 हज़ार। तो 14 हज़ार हमारा ये 2, 5, 9, 11 और 14 हज़ार हमारा क्या हो गया, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कैसे, देखो हमने इनिशियली कितना पैसा जो इस मशीनरी में लेट से इन्वेस्ट किया है, कितना किया, 10 हज़ार। तो यहाँ पे ये ऐसा पॉइंट है, मतलब तीसरे और चौथे साल में हमें ये, मतलब फोर्थ ईयर में हमें पैसा रिकवर हो जा रहा है, राइट। 10 हज़ार हमने इन्वेस्ट किया, 11 हज़ार हमें मिल रहे हैं फोर्थ ईयर में, राइट। तो चौथे साल में हमें मिल जा रहे हैं, और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है 11 हज़ार और उससे पहले साल का है 9 हज़ार, राइट। और कैश फ्लो कितना है अभी इस साल का, इनफ्लो 2004, जिस ईयर में हमें पैसा रिकवर हो रहा है। तो अब इस चीज को फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखो कैसे। अब क्या करेंगे हम, 3 इयर्स क्या था हमारा, 3 इयर्स हमारा था जो ईयर था प्रीसीडिंग ईयर था जब हमें पैसा रिकवर हो जा रहा था तब। तो जैसे 11 हज़ार रुपये हमें रिकवर हो रहे हैं चौथे साल में, राइट। मतलब जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया 10 हज़ार रुपये वो रिकवर हो रहे हैं चौथे साल में। तो उससे पहले वाला साल कौन सा है,
तीसरा साल, तो वो तीसरा साल वो हम फॉर्मूले में लिखेंगे, राइट। अब प्लस 10,000 माइनस 9,000 डिवाइडेड बाय 2,000, तो ये 10,000 क्या है जो हमने कैश इन्वेस्ट किया, और 9,000 क्या है, 9,000 तो हमारा प्रीवियस क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है, जिस ईयर में हमें पैसा रिकवर हो रहा है चौथे साल में, उसके पिछला वाला साल का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, राइट, वो इससे माइनस कर देंगे 10,000 से, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसे 2,000 से डिवाइड कर देंगे। अब 2,000 क्या है, 2,000 है हमारा कैश फ्लो जिस ईयर में हमें पैसा रिकवर हो रहा है, कौन सा, कैश इनफ्लो, फोर्थ ईयर में, तो 2,000 रुपए। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 3.5 ईयर्स हमारा क्या आ जाएगा, पे बैक पीरियड, यानी कि 3.5 साल में मुझे पैसा वापस मिल जाएगा मेरा। नाउ पे बैक रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो हमने ये तो पता कर लिया कि हमें पैसा कितने साल में वापस मिल जाएगा, लेकिन ये भी जरूरी है कि इंटरेस्ट रिटर्न कितना मिलेगा, कितने परसेंट का, राइट। सो पे बैक पीरियड रेसिप्रोकल इज 1 डिवाइडेड बाय पे बैक पीरियड इनटू 100। तो इस केस में क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 3.5 हमारा पे बैक पीरियड था, और उसको इनटू कर देंगे 100 से, तो 28.57 क्या होगा हमारा रिटर्न, तो हमें 28% का रिटर्न आ रहा है, राइट। सो ये था हमारा पे बैक पीरियड मेथड और पे बैक रेसिप्रोकल। अब दूसरा जो मेथड है इसमें एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, तो हम इससे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। सो एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जितना हमें प्रॉफिट टैक्स देने के बाद हुआ है उसका औसत निकालना है हमें, और डिवाइड करना है औसत इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, जितना हमने शुरू में पैसा लगाया उस प्लांट या मशीन में, फॉर एग्जाम्पल। सो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा, EAT अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइफ। EAT क्या है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइफ, कि प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, लेट्स से 10 साल लाइफ है, 20 साल लाइफ है, उसको उससे डिवाइड कर देना है, तो हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन सैल्वेज वैल्यू, तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू है, ओके, आई रिपीट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, राइट। तो हम इस फॉर्मूले को पुट करके हमें एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा, ओके, क्या रिटर्न का रेट रहेगा। अब डिस्काउंटेड टेक्निक्स की बात करें जिसमें हम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं, तो हियर द वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो इज केप्ट इन कंसिडरेशन। तो देखो हमने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, उससे हमें कुछ कैश फ्लो आते हैं। कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो मतलब कि हम कुछ अनुमान लगाते हैं कि हर साल मुझे इतना इतना प्रॉफिट आ जाएगा, इतना इतना अमाउंट आ जाएगा। तो मैंने 10,000 रुपये एक मशीन में लगाए लेट से, तो मुझे लग रहा है कि हर साल मुझे 2,000 रुपये आ जाएंगे, तो दैट इज कैश फ्लो। सो हियर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो इज केप्ट इन कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या क्या टेक्निक्स हम यूज करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, और बेनिफिट्स कॉस्ट रेशियो ऑफ और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू, देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, जो भी हमें कैश इनफ्लोज हमको लगता है हर साल आने वाले हैं, राइट, उनका हमें क्या करना है, उन्हें हमें प्रेजेंट वैल्यू में लाना है। लेट से मुझे लगता है कि मुझे हर साल 5-5 हज़ार रुपये का कैश इनफ्लो आने वाले हैं अगर मैं इस प्लांट में इन्वेस्ट करती हूँ, तो वो 5,000 रुपये जो है मुझे फ्यूचर में आने वाले हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना है, उसे डिस्काउंट करना है, यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उस 5,000 की, फिर दूसरे साल के 5,000 की, ऐसे करके सब सालों की, और उन्हें ऐड कर देना है। जब हम उसको ऐड करेंगे तो हम उसको माइनस कर देंगे जितना पैसा मैंने लेट से उस मशीन में लगाया है। तो लेट से मैंने 10,000 लगाया मशीन में, और मेरा जो है सम टोटल आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू का कैश इनफ्लोज का 12,000, तो 12,000 माइनस 10,000 2,000, तो 2,000 रुपये क्या है मेरा पॉजिटिव है, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है मेरी पॉजिटिव है, तो 2,000 नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कि पॉजिटिव है, तो मैं इस डिसीजन मतलब इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ओके। सब जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया, द सेम एग्जांपल इज रिपीटेड ओवर हियर। नाउ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि अब आपने इस प्रोजेक्ट में पैसा तो
आपको पता चल गया नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो पता होना चाहिए, मतलब कि आपको रेट ऑफ रिटर्न भी तो पता होना चाहिए कि कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं IRR को, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को, कैश इनफ्लोज जो आए हैं मेरे, कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी किया, उसको ऐड कर देना है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड माइनस कर देना है, राइट। और इस सारे को डिवाइड कर देना है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको डिवाइड कर देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, राइट। सो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की जब हम बात करें, तो जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आई है, ओके, उसको डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या 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 मतलब होता है कैपिटल बजटिंग का। सिंपल सा मतलब होता है कि किन प्रोजेक्ट्स में हम पैसे इन्वेस्ट करें, ओके, और हम मेथड्स यूज करते हैं जिनसे हम निकालते हैं, जैसे पे बैक पीरियड मेथड हो गया आपका, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इन मेथड से हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।